नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आज के इस टॉपर्स इंटरव्यू में कहानी है हरियाणा के सिरसा जिले की एक लड़की सुप्रिया आहूजा की। सुप्रिया पढ़ाई लिखाई में कभी टॉपर नहीं रही हैं, खुद को बिलो एवरेज कहती हैं, लेकिन 10वीं में जब एग्जाम देती हैं तो 9.8 सीजीपीए के साथ उत्तीर्ण करती हैं। 12वीं में ये परसेंटेज गिरकर के 76 पर आ जाते हैं। फिर सुप्रिया का मन था कि वो नीट की तैयारी करे, 1 साल का ड्रॉप ले, लेकिन घर वाले नीट नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने बीएससी में एडमिशन दिला दिया। बिना मन के बीएससी करके किसी तरीके से सुप्रिया 60% पर पहुंच पाई और बीएससी को पास किया। इसके बाद एडमिशन हुआ एमएससी में। अब मन मार करके एमएससी जब कर रही थी तो यहां पर लग गया कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। एमएससी कर रही थी और करते करते जब एमएससी के चौथे सेमेस्टर में पहुंची तो वहीं पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च में उन्हें जाने का मौका मिला आखिरी सेमेस्टर में। वहीं पर उनसे मुलाकात हुई आईएफएस के एक एक्स स्टूडेंट की, जिनसे पूछने पर उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने आईएफएस से तैयारी करके जेआरएफ करके यहां पीएचडी ज्वाइन करी है। इसके बाद एमएससी खत्म हुई, आखिरी सेमेस्टर बीत गया और सुप्रिया ने टीचिंग की ओर रुख किया। उन्होंने स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाना शुरू किया। 6 महीने तक क्लास चली। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां आ गई। इन छुट्टियों में सुप्रिया को जब बोरियत हुई तो यूट्यूब पर एक दिन स्क्रॉल करते करते आईएफएस पर क्लिक कर दिया। आईएफएस पर क्लिक किया तो वहां सेल बायोलॉजी की क्लास चल रही थी और फिर सुप्रिया थोड़ा सा पढ़ने बैठी। मजा आने लगा। मजा ऐसा आया कि कॉपी किताब उठाया और पहले ही दिन 4 क्लास सेल बायोलॉजी की निपटा डाली। इसके बाद सुप्रिया को यह महसूस होने लगा कि यहां तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सुप्रिया कहती हैं कि उन्हें लगा कि यहां पर याद करने के बजाय इंफॉर्मेशन के पीछे लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था और इस चक्कर में सुप्रिया का मन इतना तेजी से पढ़ने का करने लगा कि दिन रात उन्होंने मेहनत करी। उनकी मेहनत ये घर वालों से छुपी नहीं थी। सुप्रिया बताती हैं कि उनके घर वाले जो उनको कभी बाहर नहीं भेजना चाहते थे, वो उनकी इस दिन रात मेहनत को देख रहे थे। एग्जाम का दिन आया। सुप्रिया ने यूट्यूब से तैयारी करके एग्जाम दिया और वापस आई। रिजल्ट आया 91 परसेंटाइल। घर वाले चौंक गए कि जब ये लड़की दिन रात मेहनत करके 91 परसेंटाइल ला सकती है तो इसको भेज देना चाहिए कोचिंग के लिए। सुप्रिया ने जोधपुर का रुख किया। जोधपुर आई और आने पर उन्होंने तैयारी शुरू करी ऑफलाइन से तैयारी करना शुरू करा और अब तक जिन टीचर्स को वो अपने स्क्रीन पर देख रही थी वो सारे टीचर्स अब निकल करके स्क्रीन के बाहर आ चुके थे और उसे पढ़ा रहे थे। इसके बाद सुप्रिया एग्जाम देती हैं ऑफलाइन तैयारी के साथ और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता है 86 रैंक जेआरएफ क्वालिफाई। तो 86 रैंक के साथ जेआरएफ उन्होंने कर लिया क्वालिफाई। अब सुप्रिया को कोई डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि कड़ी मेहनत के बाद जो सुप्रिया ने यह मुकाम हासिल किया, आज उन्हीं सुप्रिया की कहानी। और क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं जीवन में जब तमाम सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, जब पहली बार में असफलता मिलती है तो दोबारा कैसे तैयारी शुरू करते हैं, इस दौरान क्या क्या तकलीफें आती हैं, ये सारी बात आज हम सुप्रिया से सीखेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में सुप्रिया का। हेलो सुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। तो सुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया, अपनी जर्नी बताइए कि किस तरीके से आपने, जैसे अभी बताया मुझे कि आपने पढ़ाई टीचिंग में जॉब शुरू कर दी थी, है ना, स्कूल में आप पढ़ाने लग गई थी। तो आपने स्कूल में पढ़ाने का क्या सोचा था? जॉब के पर्पस से सोचा था? क्या दिक्कत थी या फिर उसमें करियर बनाना चाहती थी? क्या वजह थी कि जो आपने ज्वाइन किया इसको? क्योंकि मास्टर्स हो गई थी और नेट का मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इतना अहमियत ये रखता है, तो मुझे लगा मास्टर्स हो गई है, बहुत है, आगे करियर बनाते हैं। तो मैंने टीचिंग में ज्वाइन किया। मज़ा भी आने लगा था, लेकिन जब ज्वाइन किया तो पता लगा कि मास्टर्स इनफ नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि नेट के लिए प्रिपेयर। ओके, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपको लगा? ये काफी नहीं है? क्यों, क्या कुछ और सपना देख रही थी आप? एक तो मास्टर्स करके उतनी इज्जत मिल नहीं रही थी जितना सोचा था कि अच्छा। और फिर सैलरी वाइज भी उतना नहीं था जितना अच्छा। सोचा था कि लाइफ में तो
सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। ओके, तो फिर आपने ये सोचा कि अब करना है। तो वो क्या कहानी थी? तो आपने बताया कि आप स्कूल में थी और पढ़ा रही थी, गर्मी की छुट्टी हुई, फिर उसके बाद आप बोर होने लगी। तो बोर होने लगी तो आपने आईएफएस को सर्च किया था या फिर अपने आप वो स्क्रॉल करते हुए आया था? मुझे एक एक्स स्टूडेंट से पता लगा था आईएफएस के बारे में, और उस टाइम पे मुझे किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में पता ही नहीं था नेट के लिए कोई करवाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट, मेरा लक था ये कि मैंने डायरेक्ट आईएफएस सर्च किया। सेल बायो का लेक्चर आया सबसे पहले ऊपर, तो मैंने खोला। पहले तो ऐसे ही देखा मस्ती मस्ती में, मजा आने लगा। तो फिर मैंने कॉपी उठाई, पेन उठाए, नोट्स बनाना शुरू किया। पहले ही दिन में 4-5 लेक्चर मैंने खत्म कर दिए थे। अच्छा, ऐसा? पहले ही दिन में 4-5 लेक्चर खत्म कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब क्योंकि ये चीजें मास्टर्स में कभी नहीं पढ़ी थी, बॉटनी से था एक तो, और दूसरा बहुत सर्कस लेवल पे मास्टर्स में चीजें पढ़ी थी, 12th वाला और बीएससी वाला लेवल था। तो ये चीजें पहली बार पढ़ रही थी, मजा आ रहा था, बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा था, और लॉजिक था इन चीजों में, मेमोरी वाली चीजें इतनी नहीं थी। तो सोचा कि कर सकती हूँ, क्योंकि मेमोरी बेस तो मेरा बहुत खराब है। अच्छा, याददाश्त कमजोर है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा कि ये कुछ करने लायक है, इसमें तो लॉजिक्स हैं, हर बात के पीछे तर्क नजर आ रहे हैं, तो ये तो करना चाहिए, तो समझ में आ रही है बात कि कोई चीज़ क्यों है। तो फिर सुप्रिया, अब आप ये बताइए कि जब आप यहाँ पर पढ़ने आई, है ना, बहुत सारे सवाल तो आपसे पूछे ही जाने हैं, तो जब यहाँ पर आप पढ़ने आई तो उसमें सबसे पहले आपको क्या, किस चीज़ ने ऐसे चौंकाया कि यार ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, या फिर इस तरीके, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़ रही थी, ऑलरेडी आपने यूट्यूब पर पढ़ा हुआ था। तो एक तो बच्चों को ये बता दीजिए कि यूट्यूब की पढ़ाई में और ऑफलाइन की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? यूट्यूब में पढ़ा था सर, लेकिन यूट्यूब में ऐसा लग रहा था कि ये इजी है, मैं कर लूंगी, लेकिन वहां पे आई जब बहुत पूरा डिटेल में पढ़ा। जो यूट्यूब में लेक्चर, एक लेक्चर में कंप्लीट हो रहा था, वहाँ पे 3-4 लेक्चर लग रहे थे उस टॉपिक को कंप्लीट होने में। तो मुश्किल तो लग रहा था क्योंकि बहुत लेंथी था, लेकिन वो गैप्स फिल हो रहे थे तो पढ़ने में मजा आ रहा था। तो जब मुश्किल चीज में मजा आने लगता है तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। क्या बात है, क्या! तो फिलोसफर सुप्रिया आहूजा हमारे साथ बैठी हैं। गुड। तो फिर आपने उसको कैरी ऑन किया। फिर सुप्रिया, आप ये बताइए कि यहाँ पर जब आप जोधपुर में रह रही थी तो आपको किस बात की, मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी किस वजह से हुई? आपको क्या सबसे चीज़ परेशान करती थी? क्या घर से दूरी थी, या कोई और वजह, या पढ़ाई में मन ना लगना? जब बच्चे घर से दूर रहते हैं, एक लड़की के लिए क्या चैलेंज होता है वो आप बताएं, क्योंकि तमाम सारी लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो, तो उनको जानने को मिलेगा जब आप इतने घर से दूर रह रही हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फिर मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से, तो मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं घर से दूर रह रही हूँ, और ये काफी ज्यादा दूर था, मतलब घर वाले सुन रहे हैं इंटरव्यू, कंजर्वेटिव फैमिली। घर पर उनको भी पता नहीं। मैंने अच्छा। पहले बात भी किया। अच्छा, फिर तो आपने तो बदल दिया प्रोस्पेक्टिव उनका। और कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है घर में, तो गाइडेंस के लिए हमेशा प्रॉब्लम थी। फिर जब बाहर आए तो एक्साइटमेंट तो थी कि पहली बार अकेले रहना है, सब संभालना है, लेकिन वो एक्साइटमेंट थोड़े टाइम की होती है, फिर 1-2 महीने बाद याद आने लग जाती है सब, चाय चाय के साथ बैठना और वो सब याद आता है। पर करना था तो सोच लिया कि करना ही है, 6 महीने की बात है, फिर कुछ बढ़िया। ठीक है। तो सुप्रिया, आपने यहाँ पढ़ाई करी, आप जब पढ़ाई कर रही थी तो सबसे आपके लिए जो टफ यूनिट थी, जो सबसे मुश्किल यूनिट लग रही थी, वो आपको कौन सी यूनिट लगती है सबसे टफ? अच्छा। छोड़ दी मैंने लास्ट में। आप बॉटनी से थी ना, तो आपको एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी आपको टफ लगती थी, कंप्लीट छोड़ रखा था? हाँ, क्योंकि मैंने पहला, जब मैंने वहां से तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कंप्लीट करूँ उसको, कुछ तो पढूं, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया उसके क्वेश्चंस को पढ़ने में, और वो पढ़ने में बहुत पैनिक आ गया। तो उस वजह से मेरा वो अटेम्प्ट खराब हो गया था। तो फिर जब मैंने अभी दोबारा घर पे आके तैयारी की तो मैंने वो छोड़ दी। ओके, कि उसमें टाइम जा रहा है,
इससे अच्छा है कि जो हम कर पा रहे हैं उसको तो करते रहें कम से कम। तो आपने सुप्रिया कुल कितनी यूनिट टारगेट करी थी? मैंने 8 यूनिट्स कंप्लीट की थी। उसके अलावा सर टेक्निक्स और मेथड्स का मैंने मेमोरी वाला पोर्शन भी किया था। लॉजिक वाले जो बैंड्स वाले क्वेश्चन या ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे हो जाते हैं। ओके, कितनी यूनिट आपने बताया? 8 यूनिट करा था। तो उसके अलावा भी आपने बाकी यूनिट से भी कुछ कुछ पोर्शन टारगेट किए थे? हाँ सर, प्लांट फिजियो मैंने अराउंड 80%। हम्म, बीच में कुछ चीजें थी जो मैं भूल जाती थी, तो मैंने ट्राई किया कि मैं वो क्वेश्चन अवॉइड करूँ। अच्छा, ठीक है। तो इसके इसके अलावा बस 8 यूनिट और प्लांट फिजियोलॉजी 80%, और भी कुछ किया था? हाँ, वो मैं बता सब हाँ, ग्राफ वाले। ग्राफ वाले, लॉजिक वाले, ओके ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें आपने अटेम्प्ट किया। आप ये बताइए कि पहली बार में आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा था वो क्या रहा था? कि जैसे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आप क्या मानती हैं कि क्या वजह रही होगी? जैसे आपने बताया कि आप उन यूनिट पर बहुत टाइम वेस्ट कर दी उनके क्वेश्चन पढ़ने पर जिनको जो आपको समझ में कम आई थी, या जिनकी बढ़िया तैयारी नहीं थी, उसके क्वेश्चंस में टाइम लग रहे थे, तो वहां पर टाइम वेस्ट किया। क्या यही वजह थी या कोई और रीजंस भी थे? सर मैं, क्योंकि तैयारी जब बहुत अच्छे से की होती है तो ऐसे सोच के जाते हैं कि सब कुछ आना चाहिए। तो जब सब कुछ नहीं आ रहा था तो पैनिक क्रिएट हुआ काफी। तो उस वजह से काफी टाइम वेस्ट हुआ। सेकंड, जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम वेस्ट किया। तो सुप्रिया, ये तो सब बता के भेजा गया था ना कि सब कुछ नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पर सर जब सारा कुछ पढ़ा होता है तो खुद से ये एक्सपेक्टेशन हो ही जाता है कि कि आएगा आएगा सब आना आए। चाहिए, सब आना चाहिए। अच्छा, फिर? सर नहीं आ रहा था तो एक तो वहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ। दूसरा, ये यूनिट्स के क्वेश्चन पढ़ने की वजह से टाइम वेस्ट हो गया, तो एप्टीट्यूड के लिए लास्ट में 10-12 मिनट ही बचे, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। बाहर आने के बाद जब कोई पूछ रहा था पेपर कैसा हुआ तो पता ही नहीं लग रहा था कि अच्छा हुआ है या कैसा? बुरा हुआ है। और सर जब पार्ट सी में 25 क्वेश्चन नहीं मिले, क्योंकि टेस्ट में आदत थी परफेक्ट 25 ढूंढने आए, वहाँ पे 25 मिल नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बुरा आया था। तो 25 वहां क्यों नहीं मिले? क्योंकि जब आपने बाद में पेपर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये तो मैं कर लेती। ऐसा ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि ये तो हम कर लेते, ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा मुझे सवाल, या फिर वहां दिमाग क्यों नहीं चला। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो, अब आप एक सफल छात्र हो। अब आपको सफलता पर बात तो सब करते हैं, असफलता को चर्चा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी असफलता से जूझ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लूप होल से निकले कैसे। ये एक लूप बन गया उनके लिए। तो आप वो बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे ये चीज कैसे हुई थी? एक तो बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जब ऊपर एक क्लासरूम में जब टेस्ट देते हैं वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, लेकिन काम होते हैं कि टेस्ट है। लेकिन जब फाइनल पेपर था वहाँ ऊपर टाइमर चल रहा था, तो उसकी वजह से भी पैनिक क्रिएट हो रहा था कि टाइम जा रहा है, क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। और एक वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे जो हमें आने ही नहीं थे, वो हमसे हो ही नहीं रहे थे, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया था, तो उस वजह से। ओके, तो फिर जब आपने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया तो इस चीज को हैंडल कैसे किया? क्योंकि अब एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, अब सेकेंड टाइम हैंडल कैसे किया? सेकेंड टाइम सर मैं उतना ज़्यादा पढ़ी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और ये सोच के गई थी कि हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे को ये जो मेरे 3 घंटे हैं ये अच्छे से निकालने हैं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। तो जब बाहर आई एग्जाम देके तो इतना था कि पिछली बार से अच्छा हुआ, क्योंकि पैनिक नहीं हुआ था। और दूसरा, एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे पास 30 मिनट्स बच गए थे, जिसकी वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर दोबारा गो थ्रू कर लिया था। जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एप्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद एप्टीट्यूड में मैंने मुश्किल से फर्स्ट टाइम पूरे क्वेश्चन देखे थे। तो जब दूसरी बार में हम पेपर गो थ्रू कर लेते हैं तो काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पे समझ नहीं आए थे, तो सेकंड टाइम पे समझ आए, तो उस वजह से अच्छा हो। तो सुप्रिया, पार्ट ए को इस बार टाइम दिया था? हाँ सर, पार्ट 1 घंटे के बाद भी 30 मिनट। अच्छा, तो पार्ट ए में कितने सवाल आपने किए थे इस बार? 6 सही हो गए थे? वाह, बहुत बढ़िया।
अच्छा सुप्रिया, आपकी जो रैंक है वो 86 है, 86 है। तो 86 रैंक है। और नंबर कितने थे आपके? 98.79% था और रोज को 97 समथिंग। ओके ओके। तो आपको जब यहाँ पर आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे आते थे ऑफलाइन में? टेस्ट में सर आपने कह रखा था अगर 60% तक आ रहे हैं तो अच्छा चल रहा है, तो टारगेट रहता था कि 60% से नीचे नहीं जाए, लेकिन जिस दिन 60% से नीचे गए उस दिन ऑफिस में आके हमको रोना होता था। अच्छा। तो मोटिवेशन, सर मोटिवेट करते थे, आप मोटिवेट करते थे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट का टारगेट रहता था कि 60% आ जाए, बढ़िया है, तो उतने में हो जाता। ओके। सुप्रिया, जैसे आपने ये बताया, यहाँ की गाइडेंस आपको कितना, देखो पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो कंटेंट तो सबको मिल जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन रहने का कुछ फायदा है क्या? जब मेरे पास कॉल, मैंने आईफेस में जब रजिस्टर किया था, कॉल आते थे ऑनलाइन, मैं उनसे यही पूछती थी कि ऑफलाइन का बैच बता दो कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है ही नहीं, होते ही नहीं है। फिर ऑफलाइन का बैच पता लगा 5 अगस्त से शुरू हो रहा है और 1 अगस्त को शायद मैंने वो एग्जाम दिया था, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं पैक करके आ गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के बाद एक तो फैमिली वाला एनवायरनमेंट, सब लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, जो कि कांस्टेंट मोटिवेशन यहाँ पे अकेले में नहीं मिल पाता अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं। और एक क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट है, हमें आंसरेबल होना है कि हमने कितने डिवाइड किए हैं, क्या कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना रिवीजन पेंडिंग है, कितना हो गया है। तो जब हम आंसरेबल होते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मेहनत हो जाती है, वो ज़बरदस्ती हो ही जाती है मेहनत, हाँ, है ना? तो सबके चक्कर में हो जाती है मेहनत। ठीक। क्योंकि हमें आंसर देना है कि हमें कितना है। साथ में से रूममेट थी मेरी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, कौन है थी रूममेट? अच्छा अच्छा। तो सुप्रिया, इतनी सारी बातें आपसे पता चली, अब आप ये मुझे बताइए कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे पीएचडी सोचा है सर, कैंसर पे, अभी सर्टिफिकेट आएगा तो मैं अप्लाई। कहाँ कोई इंस्टीट्यूट टारगेट किया गया? आईआईटी में सर अप्लाई। ओके, आईआईटी में अप्लाई करने का सोचा है, कैंसर पर रिसर्च करना है। और अ, घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की सर पहली लड़की जो घर में इतना पढ़ी है, और पढ़ने जा रही है? मैक्सिमम 12 तक पढ़े। अच्छा, तो घर की ये लड़की और पढ़ने जा रही है। अब तो आपने साबित भी कर दिया है कि आप कुछ कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि घर वाले ये कहेंगे कि नहीं मत जाओ, अब तो सब कहेंगे कि हाँ हाँ जाओ जाओ। तो इसका मतलब आपकी एक मेहनत, आप ये जो साबित करते हो, ये सब कुछ बदल देता है, आपके घर का माहौल बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। सबसे पहले आपको साबित करना होता है कि आप कुछ कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें कहीं भेजते ही नहीं, या हमें कहीं भेजा ही नहीं, हमें कहीं, मतलब वो शिकायती लहजे में कहते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ साबित करके दिखाओ। अब इस कहानी में आप, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे क्यों सुप्रिया को भी तो जाने दिया, पहली बार तो जाने ही दिया, नहीं तो वो कैसे साबित करती। तो पहले उसने, यूट्यूब से मैंने करके 91% ही लाया था, तब उनको लगा था कि जब 91 आ सकते हैं तो 99 पे आए। अच्छा आपने यूट्यूब से करके 90? 91। अरे वाह भाई, क्या बात है, ये कहानी तो मेरे को नहीं पता थी। अच्छा, ये बढ़िया बात है कि वो एक परसेंटाइल जो आपका था, ये 91 वाला यूट्यूब से था। तो घर वालों को भरोसा हो गया कि भाई जब 91 तक पहुंच गई है तो फिर आगे फिर। सर पढ़ाई में मजा आ रहा था तो रात को सोने का भी मन नहीं करता था, मैं रात को सोती थी, तो उनको दिख रहा था कि मेहनत कर रही है और अगर इसका मन है तो भी। तो उसने कुछ ज्यादा जिद नहीं करी थी, उसके मम्मी पापा को खुद ही समझ में आ गया था कि ये मेहनत कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात कही, ये तो पूरे मुल्क को बतानी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। तो सुप्रिया, अब आप कैंसर पर रिसर्च करना चाहती हैं। सुप्रिया, अपनी तरफ से बच्चों को जो आप कहना चाहती हैं, जो मोटिवेशन या
किस तरीके की आप बात बच्चों को बताना चाहते हैं जो वो फेस करेंगे तैयारी करते वक्त, या जो आपने फेस किया था, और वो किस तरह की कठिनाइयों से ना डरें, कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखें और एग्ज़ाम दें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं स्टूडेंट को? एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो 6 महीने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट होने की वजह से 90% डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती है। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पे हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे, दोस्ती होगी, तो उस दोस्ती में ज़्यादा बहकने की बजाय अपना पढ़ाई पे फोकस करो और अपना गोल पे फोकस करो। दोस्ती में बहकने मतलब? मतलब सर, जैसे नई नई दोस्ती है, चाय पीने चलते हैं, छोड़ो ये कल कर लेंगे, BY2 कल कर लेंगे, चाय पी के आते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना गोल पूरा करो और उसके बाद डेली गोल कंप्लीट। समझे तुम लोग? समझे कि नहीं? चाय वाय पीना थोड़ा कम कर दो। ठीक है सुप्रिया, तो बहकना नहीं है, और जो आपने टारगेट सेट किया है कि आज जो कंप्लीट करना है उसको आज ही कंप्लीट करना है, यही कहना चाहती हैं आप? गुड। तो थैंक यू सुप्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आपने बताई मुझे, और इस तरीके से आपकी जर्नी से आपने जो कंपैरेटिव स्टडी बताई अपने पिछले बार की और इस बार की, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे, और रिलेट करके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अपने तरीके का खोज पाएंगे। तो सुप्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ्यूचर मंगलमय हो, आप जहाँ भी जाएं बढ़िया रिसर्च करें, खूब नाम करें, और ऐसे ही जैसे आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोई मिल गया था ICAR के, वैसे आप भी किसी को मिलें और बताएं कि ये रहा वो IFS जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, ये है वो प्रांशु सर, ये है वो KC सर, ये है वो विशाल सर, राकेश सर, सबको बताएं। तो थैंक यू सो मच सुप्रिया, आप जैसे स्टूडेंट हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होते हैं। थैंक यू सो मच।